हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। इस सेशन की माइक्रो की आपकी है क्लास फर्स्ट। आज माइक्रो की क्लास में सेमेस्टर 4 में हम लोग छोटा सा ब्रीफली कोर्स भी डिस्कस करेंगे और एक नए और अच्छे चैप्टर के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। लिखिए जी, टॉपिक तो दिख रहा होगा क्या स्टार्ट करने वाले हम लोग, मोनोपोली। लेकिन मोनोपोली से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ कि आपके सेमेस्टर 4 में माइक्रो का सिलेबस क्या है। डिटेल किसी पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में हम तभी करेंगे जब वो चैप्टर हम पढ़ाएंगे। बस अभी हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे रहे हैं। लिखिए सबसे पहले, तो लिखिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन कुछ सिलेबस के बारे में। सेमेस्टर 4 माइक्रो। माइक्रो क्लास आपकी फर्स्ट है। थोड़ा सा आपको मैं इस बार का सिलेबस डिस्कस करता हूँ। लिखो सिलेबस। आपका पूरा कोर्स है ना माइक्रो का, दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। राइट सर। पार्ट ए में दो यूनिट है, यूनिट 1 एंड यूनिट 4। यूनिट 1 में है आपका वेलफेयर, सॉरी पहले जनरल इक्विलिब्रियम, जी मतलब जनरल इक्विलिब्रियम, देन एफिशिएंसी एंड देन वेलफेयर। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स है। आज फाइनली एंड फॉर्मली सारा कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में मिले थे आपसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए, आज फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं सब कुछ। तो ऑन रिकॉर्ड मुझे एक बार सब कुछ बोलना पड़ेगा। यूनिट 4 में टॉपिक है मार्केट फेलियर। अगर जनरल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ तो मार्केट क्या होगा, फेल होगा। और मार्केट फेलियर में तीन टॉपिक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। पहला है पब्लिक गुड्स, public goods, and then is what after public goods, externalities, and finally asymmetric information. Asymmetric information. तो कुल मिला के इतने चैप्टर्स हो गए आपके। जनरल इक्विलिब्रियम एंड एफिशिएंसी आपका एक चैप्टर होगा, वेलफेयर एक छोटा सा अलग चैप्टर होगा, दो हो गए। पब्लिक गुड्स 3 हो गए, एक्सटर्नलिटी 4 हो गए, एंड असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन 5 हो गए। लिखते जाइए। आवाज आ रही है सबको? प्लीज माइक ऑन कीजिए एक बार। सबको आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। आपने बोला नहीं, मैं फिर भी बोल दिया। पार्ट बी इसका देखिए क्या है। पार्ट बी में दो यूनिट है, यूनिट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड। यूनिट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड कंबाइंड डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं आपको। इसमें मार्केट स्ट्रक्चर एंड गेम थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड गेम थ्योरी। मार्केट स्ट्रक्चर में आपको कुछ बातें तो पहले से पढ़ रखा है आपने, लेकिन फिर भी उससे आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहां क्या पढ़ेंगे? मोनोपोली। मार्केट स्ट्रक्चर में मोनोपोली, एंड देन इम्परफेक्ट कंपटीशन, एंड देन व्हाट? गेम थ्योरी। गेम थ्योरी। इतने चैप्टर्स हैं, मतलब 3 हो गए यहां पे। तो कुल मिला के कितने चैप्टर्स हो गए? 8 चैप्टर्स। क्लियर? क्लियर सर। ये आपका एक छोटा सा सिलेबस है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। आगे देखिए जी। यहां पे पार्ट ए से एक्चुअली मुझे स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन हम पार्ट ए से स्टार्ट नहीं करेंगे।
ठीक है जी। तो ये कहानी हो गया सिलेबस की। वैसे मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए बताइए आप लोग, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, पार्ट ए से पार्ट बी से? मुझे ना बच्चों की क्लास में इन्वॉल्वमेंट अच्छी लगती है, आप बोलेंगे क्लास में मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए बताइए प्लीज़, पार्ट ए पार्ट बी से? आपका कॉलेज में क्या स्टार्ट हुआ है, एक्सचेंज से? तो आप यही उम्मीद करते हो कि मैं भी एक्सचेंज से स्टार्ट करूं, लेकिन आपकी उम्मीद पे मैं खड़ा नहीं उतरने वाला हूं। पूछो क्यों? एक्सचेंज से मैं स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि पार्ट ए में भले ही जनरल इक्विलिब्रियम एंड एक्सचेंज है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि कॉन्टिन्यूटी में ये नहीं है। पूछो क्यों नहीं कॉन्टिन्यूटी में है? कॉन्टिन्यूटी के लिए मुझे पार्ट ए से स्टार्ट नहीं करना है। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि आपने सेमेस्टर 3 में कहां खत्म किया था, लास्ट चैप्टर क्या था आपका, परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट स्ट्रक्चर का, याद है? बोलो ना प्लीज। टीचिंग में सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बच्चों से बातें और समझना एक दूसरे को होता है। परफेक्ट कंपटीशन आपने वहां पे क्या किया था, प्लीज टेल मी। आपने परफेक्ट कंपटीशन वहां पे किया था, राइट सर। तो बताइए परफेक्ट कंपटीशन जब वहां किया था तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना चाहिए बताओ, मैं आप पर छोड़ता हूं क्या करना चाहिए, उसके कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करना चाहिए, बोलो ना प्लीज। सर परफेक्ट कंपटीशन के बाद तो मुझे मोनोपोली पढ़ना चाहिए, फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना चाहिए, फिर गेम थ्योरी पढ़ना चाहिए, फिर जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ना चाहिए, लाइक दैट, इजंट इट? एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जनरल इक्विलिब्रियम जो एक्सचेंज का ही, एक्सचेंज ही एक तरह से समझ लो, एक्सचेंज ही हो। पहले आप पार्शियल इक्विलिब्रियम कंप्लीट करोगे तभी जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, या पहले पढ़ लोगे बताओ, प्लीज टेल मी। ऑफ कोर्स सर, पहले पार्शियल इक्विलिब्रियम के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लें। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम किसका, मार्केट का। तो मार्केट स्ट्रक्चर के सारे पार्ट्स का अगर हम पार्शियल इक्विलिब्रियम डिस्कस नहीं करेंगे तो जनरल इक्विलिब्रियम मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, कंटिन्यूटी में दिक्कत हो सकती है। अब मैं आप पर छोड़ता हूं, बताओ कहां से स्टार्ट करूं। मुझे पहले पार्शियल इक्विलिब्रियम कंप्लीट करने दो। जहां तक कॉलेज का सवाल है, कॉलेज जो भी शुरू करता है, जो लिखा होता है शुरू में स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देते हैं। आप वहां से वहां की पढ़ते रहो, यहां से यहां की पढ़ते रहो, मजा तो खूब आएगा आपको। और अगर मान लो आप चाहते हो सर नहीं सर कॉलेज के हिसाब से मुझे खुद से भी पढ़ना है, तो आपके पास तो 100% रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं बताओ? 100% रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे 100% अवेलेबल है। आप वहां से भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से स्पीड अप कर सकते हो, अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन मुझे तो वही करने दो जो आपके लिए अच्छा है। और वो क्या अच्छा है कि मुझे पार्ट बी से स्टार्ट करना है और मोनोपोली से स्टार्ट करना है। मैं तो आपको ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चंस करने होंगे। यहाँ से 4 क्वेश्चंस, उसमें से 2 क्वेश्चंस करने होंगे। एक तो ये बात हुई। अब किसी बच्चे ने कहा था सर जहां मार्किंग स्कीम अच्छा हो वहां से करो, कहा था, किसने कहा था नाम बताओ, मार्क्स अच्छे से आते हो, किसने कहा था, नेम प्लीज? गार्गी ने कहा था। तो गार्गी खुद देखो, इधर 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं तब जाके 2 क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करेंगे, इधर 3 चैप्टर्स में से 2 करेंगे, तो कौन सा अच्छा होगा बोलो? 3 में से 2 अच्छा होगा। उसमें से मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन अगर आपने कर लिया तो समझ लो 2 में से ही 2 कर लोगे। ये पिछले क्लास में बात हुई थी, 2 में से ही 2 कर लोगे आप। इसमें से कर लिया तो 2 में से ही 2 हो जाएगा। क्लियर यहां तक? क्लियर है? जल्दी बताइए। यस सर क्लियर है। तो इतना बढ़िया स्ट्रैटेजी हमने बनाया है और पार्ट बी से हम स्टार्ट करेंगे। कॉलेज कहाँ से करते हैं क्या करते हैं उनकी मर्जी है, मुझे उनके हिसाब से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखना है। क्लियर सर? आप चलो अपने हिसाब से। चलो बच्चे सभी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं सभी? ठीक है जी। आप एक बार बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, माइक ऑन कीजिए। यस सर। तो चलिए लिखिए, मोनोपोली लिखिए। पार्ट बी का पहला टॉपिक लिखिए मोनोपोली। आप ये मत समझिए कि हम मोनोपोली पढ़ रहे हैं, आप ये समझिए एग्जामिनेशन के एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का पढ़ रहे हैं। क्या मानते हैं इस बात को आप? यस बोलिए जल्दी से, मानते हैं? क्या मानते हैं? मैं सुनना चाहूंगा, क्या मानते हैं आप? सर ना आप बहुत परेशान करते हो। आपने ये कहा
कि एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं 15 मार्क्स का, मोनोपोली आएगा ही आएगा, और आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप गेम थ्योरी पे 100% रिलाई नहीं कर सकते। वैसे मैंने उसमें जान लगा दी है, 12-13 क्लास देंगे उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें अगर बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो फिर मोनोपोली पे जाना ही पड़ेगा आपको। ये सब बातें धीरे धीरे क्लास में हम करते रहेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये देखिए आपके सामने मोनोपोली का स्टडी मटेरियल है। ये स्टडी मटेरियल आपके पास उपलब्ध होंगे, जो बच्चे ज्वाइन कर चुके होते हैं उनके पास ये स्टडी मटेरियल पहुंच जाता है, थ्योरेटिकल फॉर्म में भी और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी। थ्योरी को हम क्लास में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते हैं क्योंकि मैंने थ्योरी आपको एक बंडल में बना कर दे दिया है, आप बेड टाइम रीडिंग करते जाएंगे। थ्योरी को क्लास में मैं नरेट करता हूँ, बोलता जाता हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन में थ्योरी नहीं आता है। आपने सेमेस्टर 3 में देख लिया है, जब मैं सेमेस्टर 3 में बोलता था कि न्यूमेरिकल आएगा तो कई बच्चे मानते नहीं थे। अब तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका है ना कि सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, यहाँ भी वही होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल, लेकिन बिना थ्योरी का न्यूमेरिकल हो नहीं सकता, इसलिए थ्योरी भी आपके सामने रहेगा। पिछले सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर हमारे पास तो आपका जो स्टडी मटेरियल था, हमने लास्ट टाइम में आपका लेक्चर लिया था, लेक्चर पूरा नहीं भी पढ़ पाए, सिर्फ स्टडी मटेरियल एक बार देख के गए, कुछ कुछ न्यूमेरिकल करके गए, फिर भी हम कंफर्टेबली अपने आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, होपफुल है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसा आप करिए, लेकिन फिर भी मैं ये दिखाना चाह रहा था कि कितना इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है। आप लोग मानते हैं, जो बच्चा में से पढ़ा है मानते हैं ये स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट है? प्लीज टेल मी, किससे पूछूं मैं, बताओ। गार्गी है अभी, यस सर किसने कहा? निमिषा ने कहा यस। आप तो कहोगे ही, आपने पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि आपको पढ़ना था, इस बार तो आपको पिछले सेमेस्टर की प्रॉमिस को पूरा करना है, खूब जम के पढ़ना है इस बार, राइट। आइए जी अब आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टडी मटेरियल आपको मिलता जाएगा, आप मुझे जीमेल भेजेंगे, वहाँ से आपको इसका स्टडी मटेरियल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप बड़े मजे से पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल का अलग से, जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल का दिखाएंगे आपको। जो सेमेस्टर 3 में पढ़ते थे उनको सब कुछ पता है क्या हमारे यहाँ सिस्टम है। यस सर। आइए जी थोड़ा सा बात करते हैं मोनोपोली बारे में, थोड़ी सी बात नहीं, अच्छी बात करेंगे, बहुत इफेक्टिव बात करेंगे। चलिए आपको पहली बार मैं सबसे पहले मोनोपोली का कुछ ना बता करके मैं सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन, कैसी बात करते हो सर, कुछ तो बता दो पहले। नहीं बताऊंगा क्योंकि 12th क्लास में मोनोपोली पढ़ रखा है, सेमेस्टर 1 में मोनोपोली पढ़ रखा है, सेमेस्टर 3 में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है सॉरी, लेकिन सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे, तो मैं सारा बताऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल से मुझे स्टार्ट कर दो। चलिए लिखिए जी क्वेश्चन 1। अरे बेसिक बताऊंगा बच्चा, आर्यन चिंता मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट किया है तो बेसिक डिस्कस नहीं करूंगा? ये न्यूमेरिकल मैंने चूज ही इसलिए किया कि बेसिक बताऊंगा, मानते हो? सुन ले, हाँ बताओ क्यों न्यूमेरिकल क्यों चूज किया है? बेसिक बताने के लिए। हाँ न्यूमेरिकल से बहुत बातें बहुत आसानी समझ आएंगे, राइट। देखिए न्यूमेरिकल अप्रोच रखना पड़ेगा समझाने के लिए। आइए एक सवाल लिखिए, टोटल कॉस्ट आपको दे रखा है 50 प्लस क्यू स्क्वायर। लिखिए जी टोटल कॉस्ट क्या है? 50 प्लस क्यू स्क्वायर। और प्राइस में डिमांड इक्वेशन दे रखा है 40 माइनस क्यू। लिखो जी। क्या इतनी सी बात समझना आपके लिए मुश्किल है? जल्दी बताओ। टोटल कॉस्ट है 50 प्लस क्यू स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है कि क्वांटिटी बढ़ेगी तो टोटल कॉस्ट, बोलो ना, क्वांटिटी बढ़ेगी तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज करेगी। ये पॉजिटिव रिलेशन, कोई नई बात है? नहीं है सर। और प्राइस के साथ क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशन क्या शो करता है? यही तो डिमांड कब है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगा? घटेगा। मान गए? यस सर मान गए सर। अब ये बताइए कि यहां पे मैं लिखता हूं सवाल में क्या क्या निकालना, लिखो क्या क्या निकालना। टू फाइंड आउट व्हाट, लिखो टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट क्या क्या निकालना है? पहले निकालना इक्विलिब्रियम आउटपुट। मैंने ये चैप्टर अभी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी क्लासेज में कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं टाइम की बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा, आराम आराम से तसल्ली से कराऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को माला में पिरो के प्रेजेंट करूंगा, बहुत तसल्ली से, बहुत ही तसल्ली से। इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालना है, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है, और इक्विलिब्रियम प्रॉफिट निकालना है ऑफ मोनोपोली फर्म। ऑफ किसका? बोलो ना, मोनोपोली फर्म, ऑफ मोनोपोली फर्म। लिख लिया जी? कमान जल्दी से बताओ, लिख लिया ना? मोनोपोली फर्म, राइट सर लिख लिया। तो कैसे निकालेंगे बताइए? सबसे पहले बताइए कि मैं छोटा सा डिफरेंस बताता हूं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या देखते थे आप लोग, याद है कुछ?
कि वहां पे प्राइस इक्वस टू क्या होता था, कम ऑन जल्दी से बोलो ना, एम आर होता था और इक्वस टू क्या होता था, ए आर होता था। सेम ही है सब कुछ, क्लियर। और वहां पे मार्जिनल कॉस्ट लाइन जहां पे उसको फ्रॉम द बिलो कट करता था वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता था। वहीं पे जो क्वांटिटी है और वहीं पे जो प्राइस है वहीं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ करता था। मान गए बच्चे, कम जल्दी से। ये था किसका, परफेक्ट कंपटीशन का। लिख लिया जी, लिख लिया। इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां होगा जहां क्या होगा, एम आर इक्वस टू एम सी होगा। एम सी कर्व कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम द बिलो। अगर ये यहां कहीं कट करेगा तो वो नहीं माना जाएगा। बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेसिक, क्लियर सर। लेकिन यहां पे मोनोपोली में ऐसा नहीं होता है। मोनोपोली में प्राइस कर्व डिमांड कर्व अलग होता है। मोनोपोली में ये आपका ए आर कर्व है, इसको डिमांड कर्व भी कहते हैं। ये आपका ए आर कर्व है, इसको डिमांड कर्व भी कहते हैं। सर इतनी बेसिक बात आप क्यों बताते हो, मुझे बच्चों पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं सब कुछ बताऊंगा, आपको आता तो थोड़ा फॉरवर्ड कर लो, स्पीड अप कर लो। ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है और ये डिमांड कर्व है, और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व यहाँ स्टीपर होता है। और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक बार फिर से बनाता हूँ, ये देखो, ये डिमांड कर्व है ना, ये ए डी कर्व, सॉरी ए आर कर्व है, ये डिमांड कर्व है। ये इसको इक्वली दो पार्ट में बांटता है। पढ़ रखा है क्या इसके बारे में, बताओ जल्दी से। ये इसको इक्वली दो पार्ट में बांटता है, ये एंगल दो पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब यहां क्या सर, यहां मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ एम आर कर्व, राइट ऑन, स्लोप ऑफ एम आर इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ, कम ऑन, एम सी, सॉरी डिमांड कर्व, स्लोप ए आर और डिमांड कर्व। बोलो ना प्लीज, मानते हो? आप नहीं बोलोगे तो मैं भी चुप हो जाऊंगा। बोलो यस। स्लोप ऑफ एम आर कर्व इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ ए आर कर्व। ये ट्वाइस स्टीपर होता है, एम आर कर्व ए आर कर्व से ट्वाइस स्टीपर होता है। और ये क्वांटिटी लाइन को दो हिस्से में डिवाइड करता है, इक्वल हिस्से। देखो ये और ये इक्वल है। कमान जल्दी से, यस यस बोलिए। आप में से यस सर, किसने बोला नाम? मानसी बोलिए। और कितना मुश्किल काम है ठंड में यस बोलना ना, कितना मुश्किल काम है। इतने बच्चे 3 बार 4 बार बोलता हूँ, चित स्वरूप, गागी, हितार्थ, सबसे बात करूंगा बाद में आराम से। क्लास खत्म होने के बाद खुशी, मानसी, मोनी, निमिषा सभी रुकिएगा क्लास के बाद भी। कुछ बात तो करें, आप लोग हैं कौन, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या है? मैं थोड़ा ज़्यादा बोलने वाला और ज़्यादा इंटरेक्ट करने वाला टीचर हूँ। वेदिका एंड श्योमी रेडमी नोट 5 प्रो, मुझे पता नहीं नाम क्या है इनका, बताया था नाम इन्होंने, नाम भूल गया मैं। एनीवे राइट जी, तो ये कहानी है। क्लास जैसे ही ख़त्म होगी फिर दोबारा से इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने ये डिफरेंस तो देख लिया ए आर एम आर का। आप कहोगे सर ये स्लोप ऑफ एम आर कब ट्वाइस होता है ए आर से, क्या इतना बोल देने भर से बात बन जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, इसको प्रूव भी करना होगा। इसको हम प्रूव करेंगे। क्या आप इसका प्रूफ जानना चाहते हैं? बोलो। आप माइक ऑन रखेंगे तो कभी कभार ऑन करेंगे तो फायदा होगा आपको। इसका प्रूफ जानना चाहते हैं आप? जल्दी बताइए। जानना चाहते हैं नहीं चाहते, ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करता है। जानना ही पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएगा, हर जगह काम आएगा। यहां पे मुझे क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट लाइन भी ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ कर दिया, बता सकते हो? मार्जिनल कॉस्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा, जहां पे एम आर एम सी को कट करेगा। वो कमॉन, ये है एम आर एम सी को कट करेगा। क्लियर है? पहली क्लास आपकी मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, बड़े आराम से पढ़ूंगा। जल्दीबाजी करवाना चाहते हो तो आपके हाथ में है, आप स्पीड बढ़ा सकते हो, आप फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन मुझे बड़े आराम से तसल्ली से बताना पड़ेगा सब कुछ। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कोई पहली बार सिखाया क्या, बताओ? अब इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं और ऊपर भी ले जाऊं, नीचे ये कट किया तो ये क्या मिला, क्वांटिटी मिला। ऊपर ये क्या कट किया तो क्या मिला, कमा जल्दी से, प्राइस मिला। और ये प्राइस एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये पूरा क्या मिलेगा, बताओ जल्दी से।
टोटल रेवेन्यू मिलेगा। क्या बात है, ये टोटल रेवेन्यू मिलेगा, टोटल रेवेन्यू मिलेगा। वार्म अप क्लास बोलते हैं पहले, दूसरी क्लासेस का नाम ना वार्म अप क्लास रखते हैं। स्टार्टिंग का वार्म अप, कुछ आता है कुछ नहीं आता है, कुछ सीखा है कुछ नया सीखा है, कुछ पुराना रिवाइज किया, इसको वार्म अप क्लास बोलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप देखना कि इसमें कहाँ तक हम पहुंचेंगे, तो आपको पेशेंटली देखना चाहिए 2-3 क्लासेस के बाद क्या इसकी हाइट होगी, क्या ब्यूटी होगी इसकी, क्या मजेदार बात होगी। देखिए ये टीआर कर्व है, लेकिन क्या टीआर कर्व हो जाने से बात बन गई? क्या चाहिए आपको? प्रॉफिट चाहिए ना? कम ऑन, प्रॉफिट चाहिए ना? बोलो ना। यस सर प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट के लिए मुझे मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं ऐसे कैजुअली भी ड्रॉ करता हूँ मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये मार्जिनल कॉस्ट है, सॉरी एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट नहीं एवरेज कॉस्ट ड्रॉ कर दिया। अब एवरेज कॉस्ट जहां इस लाइन को कट करेगा, देखो यहां पे, इसको यहां से टच करवाओ, बताओ। अब मैंने ये नीचे जो डबल लाइन से इसे घेर दिया, इसकी ये क्या होगा? नीचे वाला क्या होगा? नीचे वाला रेक्टेंगल क्या होगा बताओ प्लीज? टोटल कॉस्ट। तो अल्टीमेटली आपका ये वाला पोर्शन क्या होगा मैं बताता हूं। यहां देखो ये ब्लू वाला पोर्शन क्या होगा, जल्दी बताइए। प्रॉफिट ही बोलने से बात बन जाएगी, क्या बोलोगे और बताओ? बढ़िया से बोलो ना। अच्छा बोला आपने, फिर और बढ़िया से बोल दो, क्या कहोगे इसको आप? नहीं टोटल प्रॉफिट, बस मजाक किया आपके साथ। टोटल प्रॉफिट, जब मैंने हर जगह टोटल लगा दिया, यहाँ भी टोटल लगा दिया, और क्या? पर यूनिट प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन टोटल लगा दिया। वैसे प्रॉफिट भी कहने से काम चल जाएगा। पाई, मान गए? कमा जल्दी से। यस सर मान गए। देखो कितना अच्छा है, देखो। लेकिन ये सारा झमेला यहाँ पे नहीं करना पड़ा, यहाँ पे बड़े आराम से निकल गया था, देखो ये चीज। तो इसका मतलब है सर अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा बताओ? अगर मेरे पास कोई सवाल होगा तो मुझे टोटल रेवेन्यू दिया होगा, तो उससे क्या निकालना होगा? मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। क्या निकालना होगा? टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? गलत बात, मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ? डेरिवेटिव्स का विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी डिराइव कर देंगे, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। मानते हैं? कम ऑन। टोटल कॉस्ट दिया होगा, उससे क्या निकालेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। कैसे? डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? कम ऑन जल्दी से, माइक ऑन हो। विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट आ गया, तो इसको इक्वेट कर देंगे, मार्जिनल रेवेन्यू टू मार्जिनल कॉस्ट। आपको देखकर लगता होगा सर ये तो 11th-12th में हम लोग पढ़ते थे, क्या है ये चीज? कुछ नहीं है, ठंड का मौसम है, अभी रिवाइज करवा रहे हैं बच्चों को। फिर देखना धीरे धीरे ठंड में भी गर्मी लगेगी, आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आप जानना चाहते हो सर, तो आप ज्वाइन करो, आपके पास 7-8 लेक्चर इमीडिएटली पहुंच जाएंगे। आप एकदम से छठा लेक्चर खोल देना, कुछ भी समझ नहीं आएगा, देख लो। हाँ, मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट टू मार्जिनल कॉस्ट कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? क्या आएगा? कम ऑन जल्दी से। ऐसा करेंगे तो क्वांटिटी आ जाएगा। क्वांटिटी को डिमांड कब में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा? प्राइस आ जाएगा। तो देखो ऊपर में क्या आया, ऊपर में क्या पूछा था? इक्विलिब्रियम आउटपुट निकल गया, इक्विलिब्रियम प्राइस निकल गया, प्रॉफिट निकल गया, सब कुछ निकल गया ना? कम ऑन। ओह यस सर, निकल गया ना? यस सर निकल गया। तो आइए देखो कितनी ये बेसिक सर सवाल था, एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं आएगा इतना बेसिक सा, लेकिन जो भी सवाल आएगा करना तो अल्टीमेटली ये पड़ेगा ही ना, उसमें भी यस सर करना पड़ेगा। आइए जी, तो पहले क्या करते हैं, पहले मैं सवाल को सॉल्व करूंगा। तो मुझे क्या चाहिए? टोटल रेवेन्यू चाहिए। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी दिया हुआ है क्या? बताओ, प्राइस इनटू क्वांटिटी दिया हुआ है। प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इक्वल टू क्या लिखा हुआ था बताओ? क्या लिखा था? 40 माइनस क्यू। प्राइस इक्वल टू 40 माइनस क्यू, देखो ना, मानते हो? प्राइस इक्वल टू 40 माइनस क्यू, कमान। तो क्या करेंगे? प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होगा? 40 माइनस क्यू इंटू क्यू। तो ये क्या हो गया? 40 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। क्या बात है सर? ये आ गया आपका टी आर। टी आर से क्या निकालेंगे? एम आर। एम आर क्या होगा? कमान जल्दी से। 40 माइनस 2Q। मान गए? बोलो यस, मान गए सर, मान गए सर, मान गए सर। अब क्या करें बताओ? जब आप मान ही गए तो सवाल यही खत्म करते हैं? नहीं, एमसी निकालना है। कैसे निकालेंगे? मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट चाहिए। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है क्या? कमान जल्दी से। 50 प्लस क्यू स्क्वायर। तो इससे मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगा?
डेरिवेटिव्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू ना, डिराइव कर देंगे, ये आएगा 2q, मानते हो? 2q आएगा। क्यों 50 को डिराइव क्यों नहीं किए? एक चीज बता सकते हो, ये 50 प्लस क्यू स्क्वायर में 50 क्या है? कमाओ जल्दी से। हाँ ये क्या है? ये है फिक्स कॉस्ट। जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है, मानते नहीं मानते हैं? कम ऑन। आज भी आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा दिख रही होगी, हल्का ज्यादा, क्योंकि आज भी मैं थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, वार्म अप करा रहा हूँ। अभी कुछ देर बाद ना और आगे जाऊंगा। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे डर ये लगता है कि कहीं पहली क्लास में बच्चे जो हमारी क्लास में, उनको ये ना लग जाए कि क्या यही है सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स, और वो एक कंक्लूजन ड्रॉ जल्दीबाजी में कर लें और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। ऐसा कुछ भी मत करना, स्टार्टिंग है ये 2Q हो गया। अब वैसे ऐसा बच्चे करेंगे नहीं, जिन्होंने सेमेस्टर 3rd पढ़ा है ना, वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं। तो वही कहानी आपकी, अब आप जले हुए हैं बिल्कुल। सेमेस्टर 3rd में आपने देख रखा है क्या कहाँ तक पहुंचा था। सेमेस्टर 2 में जब बच्चों को बोलता था वो मानते नहीं मेरी बात को, लेकिन सेमेस्टर 3rd में आपने देख लिया कि अंत ही नहीं लेता कॉन्सेप्ट, तो पढ़ते जाओ कॉन्सेप्ट नहीं आता जाएगा। एनीवे MC हो गया। तो अब बताइए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा? कहाँ होगा? MR इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? MC ना, राइट सर। तो MR क्या है? 40 माइनस 2Q इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? 2Q। तो 4Q इक्वल टू क्या हो गया? 40। तो Q इक्वल टू क्या हो गया? 10। मजा आ गया? कम ऑन। तो क्वांटिटी 10 आ गया। मैंने तो आपको जो इसका फ्लो चार्ट था पहले लिख दिया था। क्वांटिटी 10 आ गया। अब क्या करना? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बताओ क्या करना है, बताओ जल्दी से। प्राइस वाली इक्वेशन में पुट कर दे। सर कैसी बात करते, इतनी बेसिक बात हम लोग पता नहीं होगा क्या? ऑफ कोर्स पता होगा आपको, ऑफ कोर्स पता होगा आपको। ओके जी, तो क्वांटिटी निकल आया, तो इसको क्या कीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आपका देखो क्या था, प्राइस इक्वल टू क्या था? प्राइस इक्वल टू 40 माइनस क्यू। तो 40 माइनस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 10, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया? 30 हो गया। इक्विलिब्रियम प्राइस अगर 30 हो गया तो टोटल रेवेन्यू एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? ग्राफ याद है? ये निकल रहा है टोटल रेवेन्यू, ये पूरा निकल रहा है, पूरा ये रेक्टेंगल निकल रहा है, पूरा बड़ा सा रेक्टेंगल, ये 300 निकल रहा है, देखो ये पूरा निकल रहा है। ग्राफ एग्जाम में नहीं आते फिर भी समझते जाओ। राइट जी, क्या आ गया? ये 30, प्राइस क्वांटिटी 10 है इंटू 30, तो ये आ गया 300। क्या बात है, 300 आ गया। और सर उसके बाद टोटल कॉस्ट क्या आएगा? टोटल कॉस्ट आएगा 50 प्लस 10 स्क्वायर, दैट इज 150। तो प्रॉफिट क्या आ गया? TR माइनस TC, तो क्या आ गया? 300 माइनस 150, तो 150 प्रॉफिट आ गया। देखो सब कुछ निकलता चला गया, खुलता चला गया। बिल्कुल बेसिक सवाल था, बड़ा मजेदार सवाल था स्टार्ट करने के लिए। अब ये बताइए कि क्या इससे अच्छा कोई सवाल हो सकता था मोनोपोली को इंट्रोड्यूस करने के लिए? नहीं हो सकता था। कितना आसान था, कितना बढ़िया था। मोनोपोली इंट्रोड्यूस भी हो गया, प्राइस क्वांटिटी TR VR सब पता चल गया, ग्राफ भी पता चल गया, सब कुछ वन गो में पता चल गया। आइए जी, अगर मैं इसको ग्राफ पे दिखाऊं, वैसे ग्राफ की जरूरत तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं ग्राफ पे दिखाऊं आपको समझाने के लिए, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? बचपन की बात है, मतलब 11-12 की बात है, फिर भी समझते जाइए। क्या करेंगे? अभी हम TR एंड TC अप्रोच पे सॉल्व कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। क्या करेंगे? पहले टोटल रेवेन्यू का बनाइए। टोटल रेवेन्यू का ओरिजिन से स्टार्ट होगा और जाएगा ऐसे, थोड़ा और बढ़िया से बना लेते हैं। ये होगा TR कब, और जो कॉस्ट लाइन होगी वो थोड़ा ऊपर से जाएगा, ये होगा TC। मान गए बच्चे? अब आप बता सकते हो कि TC ऊपर से क्यों गया? आता है आपको? बताओ। TC ये फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट। कितनी बेसिक बात हो गई है, ये फिक्स कॉस्ट हो गया। राइट सर। अब आप देखो कि आप जानते हैं कि अगर मैं इसी में क्या करूं, यहां पे प्राइस रखूं और साथ साथ प्रॉफिट रख दूं, और यहां पे क्वांटिटी रख दूं, अगर मैं दोनों को साथ साथ दिखाऊं, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो जो प्रॉफिट लाइन होगा ना, प्रॉफिट वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा। इस पॉइंट पे आगे प्रॉफिट क्या होगा? 0 होगा। यहां से प्रॉफिट स्टार्ट होगा,
यहाँ जीरो हो जाएगा। फिर प्रॉफिट और कहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, प्रॉफिट यहाँ जीरो होगा। प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम होगा जहां इन दोनों बीच में लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। इसके बीच में लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, वहां पे प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पे आगे कहीं मैक्सिमम होगा, यहाँ से प्रॉफिट पे नीचे जाएगा और यहाँ आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख लिया, जहाँ पर टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होगा वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। फिर इसके आगे जाओगे तो प्रॉफिट नेगेटिव में जाएगा, लेकिन नेगेटिव में कौन काम करता है, करता ही नहीं कोई। ये ग्राफ है, जल्दी ड्रॉ कर लीजिए, कोई खास बात नहीं है, एग्जाम में आने का कोई चांस नहीं है, कभी ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि वो सब बेसिक्स इंटू वो जो आप कह रहे हो ना कि एकदम बिल्कुल इन्वर्टेड एस शेप में बनाओ ना, उसमें नहीं बनाया मैंने, एकदम सिंप्लीफाइड कर दिया है ना, क्योंकि टीसी कब या टीआर कब थोड़ी मुझे डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। इन्वर्टेड एस शेप में नहीं बनाया, मतलब नॉर्मली कैजुअली एक सिंपल सा बना दिया, समझ गए। वो मैंने बेसिक्स में या फिर इंट्रोडक्टरी में जहां पढ़ाया मैंने ना, टोटल कॉस्ट मैंने आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ा रखा, वहां देखना पढ़ा रखा मैंने। इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, नहीं आता, बता जरा, जरूरत नहीं है अभी तो मैं, ये तो ग्राफ की भी जरूरत नहीं थी, मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया दिखाने के लिए आपको। हाँ, कभी कभार ना जब जरूरत नहीं पड़ती तो लिबर्टी लेते हैं, सिंपल ड्रॉ कर देते हैं, मान गए। हाँ, लेकिन ऐसा तब नहीं कर सकते जब मुझे कॉस्ट पढ़ाना होता, कॉस्ट पढ़ाना होता तो उसका स्लोप चेंज करना होता, इन्वर्टेड एस शेप में लेते, मान गए बच्चे, कम ऑन। कॉस्ट पढ़िए जाके, सेमेस्टर 3 में पता चल जाएगा आपको, वहाँ सब पढ़ा रखा है। ओके जी, ये हो गया कहानी। अब आइए मैं इसको, इस ग्राफ, ये तो मैंने टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच से बताया ना, अब मैं आपको, हाँ वो वाला ग्राफ तो सिखा ही चुका, मैं दोबारा क्यों बताऊँ। ये देखो ये वाला ग्राफ, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, डिमांड, और इससे दिखाई रखा है कि कैसे बनेगा, बता रखा है ना, दोबारा जरूरत तो नहीं है, नहीं सर दोबारा जरूरत नहीं है, क्लियर, क्लियर सर। लेकिन एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, हालांकि ड्रॉ करता हूं फिर बताऊंगा इसके बारे में, ड्रॉ कर देता हूं फिर बताऊंगा। ये आपका है डिमांड कर्व, ये है एमआर कर्व, ये ए आर, ये एम आर, ये मार्जिनल कॉस्ट, राइट ना। और यहाँ पे कहीं पे क्या कीजिए आप, एवरेज कॉस्ट ड्रॉ कर दीजिए, ये एवरेज कॉस्ट, और यहाँ से आगे जाइए तो ये क्वांटिटी, प्राइस के ऊपर इसलिए आते हैं कि डिमांड कब ऊपर है, जब डिमांड कब को हिट करेगा तो प्राइस आएगा, और ये क्वांटिटी, और ये आएगा कॉस्ट, ये आ गया प्रॉफिट। ये बात तो सीख चुके हैं, जानते हैं सर हम लोग, राइट सर। अब मुझे एक चीज़ बताना था यहाँ पे कि देखो, ये बात आपने सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3 में पढ़ा है, 11-12 पढ़ा है, कि जो एवरेज कॉस्ट लाइन होता है और जो मार्जिनल कॉस्ट होता है, इसके बीच में खास बात क्या होती है, बता सकते हो। मार्जिनल कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट में खास बात क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट करता है, इतनी सी बेसिक बात तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहा हूँ, कहाँ कट करता है, एट इट्स मिनिमम। मार्जिनल कॉस्ट कट्स एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम। मैं बताऊं, ये मैं ही हूं तो ये सब बात आपको बता रहा हूं। ज़्यादातर लोग इस लेवल पे आके ये सब बात नहीं डिस्कस करते हैं, वो प्रेज्यूम करते हैं, वो मान के चलते हैं कि आपको आता है, आपको आता भी होगा। लेकिन मैं फिर भी ऐसा करता हूँ, कई बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, कई बच्चे इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़े नहीं होते हैं, कई बच्चे भूल चुके होते हैं, तो एक बार बोल जाने में क्या लगता है, एट इट्स मिनिमम काट रहा है। देखो एक बात और है, जब तक मार्जिनल कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और जब तब तक एवरेज कॉस्ट भी क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, देखो नीचे जा रहा है। और जब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से बिलो होता है, जब तक मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, जब तक मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, तब तक एवरेज कॉस्ट क्या होता है, डिक्लाइंस, मान गए। जब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से नीचे होता है तो एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करता है, और जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट कर देता है, देन व्हाट, एवरेज कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम। और जब मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, तो उस वक्त में क्या होता है, आपको बताओ जल्दी से, एनीवन प्लीज। एसी राइजिंग स्टार्ट्स राइजिंग, एसी राइज करना स्टार्ट कर देता है।
अब ये बातें जानना जरूरी था ना, बताओ, जानना जरूरी था ना, बताओ जल्दी से, जानना जरूरी था। कभी एग्जाम में, कभी किसी सवाल में ऐसा आ जाएगा तो आपको जरूरत पड़ जाएगा। दूसरी बात, अभी जब आगे चल के मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करेंगे वो ज्यादातर ऐसा ड्रॉ करेंगे, देखो ऐसा, ये रहेगा मार्जिनल कॉस्ट। अब बताओ इसमें से कौन सा मार्जिनल कॉस्ट है, कौन सा एवरेज कॉस्ट है, बताओ। मैं नहीं बोलूंगा, बोलो ना। अगर ये डिक्लाइनिंग है तो मार्जिनल कॉस्ट कौन सा, एवरेज कॉस्ट कौन सा है? एवरेज कॉस्ट ऊपर वाला है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे वाला है। और देखो डिस्टेंस उसमें कम होते आ रहा है, राइट। अगर मैं डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर दूं तो बताओ अब क्या होगा, बोलो ना प्लीज जल्दी से, कम ऑन, लेट नहीं। अगर मैं इंक्रीजिंग कर दूं तो ऊपर क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट, नीचे क्या जाएगा, एवरेज कॉस्ट। क्योंकि जब राइज करता है तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा राइज करता है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, जल्दी बोलो, दोनों में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल एवरेज? हु डिसाइड्स होम, कौन किसको डिसाइड करता है, मार्जिनल एवरेज को या एवरेज मार्जिनल को? इंपॉर्टेंट है मार्जिनल, क्योंकि मार्जिनल से ही एवरेज बनता है, मार्जिनल से ही टोटल बनता है, मानते हो? अगर विराट कोहली ने एक मैच में 50 रन बनाए दिए, उसकी कौन सी स्कोर है, एवरेज या मार्जिनल? मार्जिनल स्कोर है। और उसी स्कोर से उसका एवरेज भी बढ़ेगा, उसी स्कोर से उसका टोटल भी बढ़ेगा। एनीवे ये बात समझते हैं आप लोग, बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक, इतना मुझे नीचे मत ले जाओ यार, बहुत बेसिक हो गया। मुझे ना ज्यादातर समय में आपका एवरेज कॉस्ट लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, मार्जिनल कॉस्ट लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, डाउनवर्ड। क्योंकि हम तब तक ऑपरेट करते हैं जब तक कि एवरेज कॉस्ट हमारा डिक्लाइन करता है। एवरेज कॉस्ट राइज करता है तो हम अपना स्केल चेंज कर देते हैं। याद है, भूल गए? याद है सर? इसलिए याद रखना कि हम जब एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ड्रॉ करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट में ऐसा ड्रॉ करेंगे। आइए जी एक सवाल लिख देता हूं और आपको होमवर्क देता हूं कि आप उस सवाल को करके आएंगे। लिखो क्वेश्चन 2, क्या सवाल है सर, लिखिए। क्वांटिटी इक्वल्स टू, राइट ऑन, 2000 माइनस 20p। अब देखो जब ऐसा सवाल दे रखा है ना तो पता क्या करना आपको इसका इनवर्स डिमांड फंक्शन बना देना है। पूछो क्यों? 20p इक्वल्स टू 2000 माइनस क्यू कर देना, और प्राइस इक्वल्स टू 2000 अपॉन 20 माइनस क्यू अपॉन 20, दैट इज 100 माइनस क्यू अपॉन 20। इससे क्या होगा कि प्राइस इंटू क्वांटिटी करोगे तो 100 माइनस क्यू अपॉन 20 इंटू क्यू कर देना, तो ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। आर्यन है क्लास में, आर्यन ने पूछा था कि सर बेसिक्स कराओगे तो दिक्कत होगी। अब समझ आ रही बात है आपको, बेसिक्स नहीं कराओगे तो, अंडरस्टैंडिंग, राइट सर। अब क्या है कि इसमें आपको सी क्यू मतलब कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, वो दे रखा है 0.05 क्यू स्क्वायर अब प्लस 10,000 यहाँ क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया। क्या ये सवाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बताओ जल्दी से, कर सकते हैं, कम ऑन, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? टीआर निकालेंगे, टीआर से एमआर निकालेंगे, टीसी दिया हुआ है, टीसी से एमसी निकालेंगे, एमआर एमसी को इक्वेट कर देंगे, क्वांटिटी निकालेंगे, क्वांटिटी को डिमांड का में पुट कर देंगे, प्राइस निकाल देंगे। जब सब निकल गया तो प्राइस इंटू क्वांटिटी टीआर आ गया, टीसी दिया हुआ है माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ गया, मजा आ गया। इतना जल्दी बोला है, इतना जल्दी तब बोला है जब मैंने एक सवाल करके दिखा दिया है। करके देखो, नहीं बनता मुझे व्हाट्सअप कर देना मैसेज पे, ये सवाल नहीं बनेगा क्या? ये 12th क्लास बच्चे भी हंसेंगे इस सवाल पे। वार्म अप क्लास से सवाल कर रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट क्लास है, 1-2 घंटे क्लासेस ना बेसिक्स में निकलते हैं, फिर धीरे धीरे करके क्लासेस आगे बढ़ेंगी। लिख लिया? अब यहाँ पे मैं 1-2 बातें बोलना चाहता हूँ कि ये लेक्चर्स जिन जिन बच्चों तक पहुँचेंगे, आप इन लेक्चर्स को शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स तक, अपने कॉलेज ग्रुप्स में। और अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सअप करेंगे, नंबर भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। और इस सीरीज में 3-4 लेक्चर्स अभी ट्रायल में जाएंगे, तो किसी एक लेक्चर्स को मत पढ़ना, लगातार 3-4-5 लेक्चर जो पहुंचेंगे सबको पढ़ना, फिर जाके कंक्लूजन ड्रॉ करना। क्योंकि 1-2 लेक्चर्स इनिशियली क्या होते हैं, बेसिक्स होते हैं, स्टार्टअप होते हैं।
राइट। ये कहानी है, जरूर शेयर कीजिए। आपके पास पीडीएफ भी उपलब्ध होंगे, न्यूमेरिकल्स के अलग, थ्योरी के अलग। और जो बच्चे सेमेस्टर 3 में पढ़ रखे हैं उनके साथ आप जुड़िए, उनसे पूछिए। कोई ना कोई कॉलेज में कोई ना कोई स्टूडेंट्स मेरा जरूर पढ़ रहा है, हर कॉलेज से कोई ना कोई बच्चा जरूर पढ़ रहा है। कुछ कॉलेज में तो 100% बच्चा पढ़ रहा है, तो आप जरूर उनसे पूछिए। हमारे रिव्यूज़ देखिए, चैनल्स देखिए, वहाँ कमेंट भी कर दीजिए। कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ कमेंट मत कर देना। राइट जी, ये हो गई थोड़ी मेरी प्रमोशनल बातें। अब वापस मुड़ता हूँ यहाँ फिर से। मुझे प्रमोशनल बातें करनी पड़ती है क्योंकि जो मेरी मैडम है ना, उनको पढ़ा रहे हैं कि सवा कुछ दिखता ही नहीं है। उन्होंने कितनी बार सिखा दिया कि मैडम कुछ क्लास में बोल देना बच्चों को, तो एड्रेस कर देना, तो बताओगे तो बच्चे समझेंगे। वो बोलते ये सब काम आपका है, मुझे याद ही नहीं रहता है। एनीवे जी, तो ये कहानी हो गई। देखते हैं जो क्लास में बच्चे हैं वो करेंगे नहीं करेंगे, गागी करेंगी। आप भेजना है इसको कॉलेज ग्रुप में। चित स्वरूप कौर जी, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है सर, तो आप जरूर भेज दीजिए। खुशी भेजना, मानसी भेजना, निमिषा एंड ओप्पो F9 Pro। आई थिंक ही इज आर्यन, आई थिंक। आप जरूर इसको भेजिए। राइट जी, आइए अब टॉपिक चेंज करते हैं। टॉपिक क्या चेंज करते हैं? मोनोपोली को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, कुछ और बोलना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, टॉपिक चेंज कर रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली सुनना। आपको क्या लगता है कि मोनोपोली फर्म क्या ऑलवेज प्रॉफिट कमाता है? और क्या ये पोजीशन मोनोपोली में होना क्या हमेशा अच्छी बात होती है? प्लीज टेल मी, कम ऑन, बोलो। आपको क्या लगता है, क्या मोनोपोली फर्म ऑलवेज प्रॉफिट कमाता है? आप कहोगे सर अगर अकेला है बंदा मार्केट में काम करने वाला तब तो प्रॉफिट क्यों नहीं कमाएगा? जब अकेला नहीं कमाएगा तो फिर कब कमाएगा? बोलो जल्दी से। क्या मोनोपोली फर्म ऑलवेज प्रॉफिट कमाता है, सुपर नंबर प्रॉफिट कमाता है? क्या मोनोपोली फर्म में नॉट ऑलवेज? क्यों नहीं? अगर अकेला फर्म है तो क्यों नहीं कमाएगा? बोलो। ठीक है, हाँ, आप ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रही हैं कि शॉर्ट रन, लॉन्ग रन या एवरेज कॉस्ट। मैं थ्योरेटिकल बात, कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा था यहाँ पे। वो अलग चीज हो गया कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट क्या। आप ये कहना चाह रहे हो सर अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो क्या कमाएगा? फिर तो लॉस ही होगा उसको। काफ़ी हद तक सही है, मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, कमाता है, लेकिन कमाने के लिए तब ये कमाने की पॉसिबिलिटी ये होती है कि प्रॉफिट क्या होना चाहिए, सॉरी, टोटल रेवेन्यू क्या होना चाहिए, टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। बात सही है, लेकिन कुछ और हम पूछना चाह रहे थे आपसे। आपके दिमाग में या किसी के दिमाग में यह आता होगा कि मोनोपोली फर्म है, अकेला मार्केट में है, तो इसकी कमाने की पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है, जो चाहेगा वो करेगा। ऐसा है क्या? ऐस या लॉ ऑफ डिमांड विल ऑलवेज फंक्शन। मोनोपोली फर्म ऑलवेज प्रॉफिट कमाएगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो प्राइस या क्वांटिटी में से कोई एक ही चीज डिसाइड कर सकता है, या प्राइस या क्वांटिटी। प्राइस डिसाइड कर ले तो क्वांटिटी मार्केट डिसाइड करेगी, क्वांटिटी डिसाइड करे तो प्राइस मार्केट डिसाइड करेगी, लॉ ऑफ डिमांड। तो ऐसा है कि आप कुछ भी प्राइस नहीं रख सकते हैं, प्राइस रखेंगे डिमांड होगा नहीं। लेकिन एक बात है, मोनोपोली फर्म एक मार्केट में ना मोनोपोली क्रिएट करने की काफी कोशिश करती है और वहां खूब कमाती है। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होता है, बता सकते हो? जल्दी बताओ। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होता है जहां मोनोपोली फर्म चाहता है कि यहां पे मेरी मोनोपोली हो जाए और यहां तो हम खूब कमा लेंगे, खूब मतलब मार्केट को लूट ही लेंगे बिल्कुल। तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसकी जो क्या होगा, इन इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक, जिसकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, या यूं कहो कि एसेंशियल गुड्स होगा। एसेंशियल गुड्स में अगर मोनोपोली हो जाए तो मजा ही आ जाए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मेडिसिन, जैसे रेलवे, देख लो कितना एसेंशियल है। सिर्फ एक ही रेलवे, इंडियन रेलवे हमारे यहाँ पूरी मोनोपोली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऐसे गुड्स होते हैं जिसकी कंजम्पशन तो हम करेंगे ही करेंगे, प्राइस कुछ भी हो जाए, मानते हो? लेकिन ऐसा गुड्स अगर होगा तो वहां मोनोपोली होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। यहाँ मोनोपोली होने से बचाती है गवर्नमेंट। मानते नहीं मानते हो? आप सुनते होंगे कि कैंसर के इलाज के लिए मेडिसिन होते हैं, गवर्नमेंट उसकी प्राइस को रिड्यूस कर दी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी प्राइस बढ़ाने की कोशिश करती है, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट वहां कंट्रोल कैप लगा देती है। रेलवे में गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देती है बहुत सारी टिकट्स। सुना ही सुना है, बताओ।
यस बोलो तो आगे बढ़ूं। यस सर। तो इन इलास्टिक गुड्स में, इन इलास्टिक कमोडिटी में, एसेंशियल कमोडिटी में ऑलवेज मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश होती है। आप देखते हो जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वो इसी गुड्स में ज़्यादा काम करते हैं। जैसे तो रिलायंस है, जो गैस होते हैं ना उसमें ज़्यादा काम करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको क्या कर दे, मोनोपोलाइज कर दे, मोनोपोली क्रिएट कर दे वहाँ पे। या देखो कि टाटा है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में ज़्यादा गवर्नमेंट से जुड़ करके उन सब प्रोडक्ट को बनाने की ज़्यादा कोशिश करती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है। लेकिन चलो गवर्नमेंट को भी रेगुलेट करना होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, कुछ गवर्नमेंट्स भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट और वो दोनों मिल जाए फिर तो मजा ही आ जाए, फिर तो समझ लो मार्केट ही खत्म फिर तो। एनीवे कम ऑन। तो ये कहानी है, मोनोपोली फर्म ऑलवेज प्रॉफिट नहीं कमाता है। तो मोनोपोली फर्म में क्या क्या सिचुएशन हो सकता है? मोनोपोली फर्म में नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, और शट डाउन पॉइंट हो सकता है। मान तो नहीं मानते हो? सारे पॉइंट हो सकते हैं वहां पे। मैं अगर बताऊं आपको, अगर सपोज करो इफ प्राइस इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, तो यहां क्या कमाएगा वो? कम ऑन, क्या कमाएगा? बोलो ना। अगर प्राइस ज्यादा एवरेज कॉस्ट है तो क्या कमाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ग्राफ तो हम बाद में दिखाएंगे, पहले यही समझ लो। यहां क्या दिखा रहा था मैंने, ये वाला पोर्शन क्या था? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था। अगर मान लो प्राइस इक्वल टू क्या हो जाए, कमाओ जल्दी से, एवरेज कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि जब प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हो गया? प्रॉफिट हुआ कैसे? प्रॉफिट तो जीरो होना चाहिए, बताओ कैसे हुआ? क्योंकि हाँ उसमें पार्ट होता है, हाँ उसका पार्ट होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट में उसका पार्ट होता है उसका, राइट। जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना कॉस्ट का पार्ट होता है, पढ़ रखा होगा आपने। अगर मान लो प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट तो क्या होगा? आपको लॉस होगा ना। लेकिन बट प्राइस इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लॉस तो होगा, लेकिन फॉर्म क्या करेगा? यहां पे रन करेगा, कंटिन्यू करेगा, करेगा ना। यहां पे फर्म विल रन, शट डाउन नहीं होगा। लेकिन अगर प्राइस इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया तो क्या होगा? प्राइस इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो क्या हो गया? प्राइस इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हुआ। इसका मतलब हुआ कि एवरेज कॉस्ट का दो पार्ट होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट अब प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब ये वाला कॉस्ट तो रिकवर हो रहा है, लेकिन ये टोटली क्या हो गया? ये लॉस हो गया, लॉस हो गया। एवरेज फिक्स कॉस्ट टोटली लॉस हो गया। मतलब टोटल लॉस इक्वल टू क्या होगा? बोलो क्या होगा? टोटल लॉस इक्वल टू, कम ऑन, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल लॉस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अगर एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट है, और अगर आपका प्राइस एवरेज फिक्स कॉस्ट के बराबर है, तो टोटल लॉस जो होगा वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। और यही पॉइंट क्या कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा? शट डाउन पॉइंट। यहां के बाद आप ऑपरेट नहीं करेंगे, यहां के बाद ऑपरेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर यहां के बाद ऑपरेट करेंगे तो आपका लॉस विल बी व्हाट? बताओ। इफ ऑपरेशन, ध्यान देना इस बात को, कंटिन्यूज आफ्टर शट डाउन, देन लॉस विल बी मोर देन व्हाट? बताओ, मोर देन, लॉस विल बी मोर देन, कमाओ जल्दी से, फिक्स कॉस्ट। लॉस फिक्स कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगा। अगर लॉस फिक्स कॉस्ट से ज्यादा हो गया, मान लो सपोज करो फिक्स कॉस्ट 10,000 है सपोज करो, और लॉस हो गया 20,000, तो सर क्या फर्क पड़ता है? हो जाने दो, फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर लॉस फिक्स कॉस्ट तक है तो ये लॉस तो बियरेबल है। बताओ क्यों बियरेबल है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो होते हैं वो संक कॉस्ट होते हैं, वो डूबे हुए कॉस्ट होते हैं, वो तो लग चुके होते हैं, उसकी मुझे ज़्यादा चिंता होती नहीं है, क्योंकि जो हम पेमेंट कर चुके हैं वो रिकवर तो होगा नहीं, जो मशीन लगा चुके हैं वो रिकवर नहीं होगा, जिस स्टाफ को हम पेमेंट कर चुके हैं वो वापस नहीं आएगा, जो हमारा रेंट वेंट जा चुका वापस नहीं आएगा, जो हमारे फिक्स कॉस्ट हैं वो तो वापस नहीं आएंगे, वो क्या हो गए? हमारे संक कॉस्ट, वो तो लग गए, वो तो वैसे भी डूब गए। तो अच्छा है कि वो लॉस हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर लॉस मेरा फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा हो गया तो उस लॉस को हम अवॉइड कर सकते थे।
प्रोडक्शन को बंद करके, तो ये शट डाउन पॉइंट हो गया। ये सब बातें एकदम 12th क्लास की है, मैंने आपको बस रिकैप करवा दिया है। ग्राफिकली देखो आप, तो ग्राफिकली भी देख सकते हो। आइए ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली देखते हैं जल्दी से इसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, मुझे कुछ और बोलना आपके सामने। ये आप देखो, अगर आपका टोटल प्रॉफिट मान लो क्या हो रहा है, अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है, जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है या आपकी प्राइस जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, तब तक कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का थोड़ा सा पोर्शन भी रिकवर हो रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। मानते हो बात को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट जी। अब देखिए ये कहानी है, ये आपका मार्जिनल, ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू है, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, राइट सर। अब आप देखो मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ अचीव हो गया है। ये लाइन तो जल्दी ली ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये मेरा आज की क्लास का ये बताना, इसमें टाइम लगाना मेरा मोटिव नहीं है, ध्यान दो। अब प्राइस आपका यहाँ डिसाइड हो गया है और क्वांटिटी आपकी यहाँ डिसाइड हो गई है। अगर इस बातों को भी कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो बहुत ही चिंताजनक बात है। आप फिर जाकर के बेसिक्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और बेसिक्स के लेक्चर मेरे सेमेस्टर 1 के हैं, सेमेस्टर 3 के हैं, सब कुछ उपलब्ध है, सारे पर मिलेंगे आपको। आप मुझे बात तो करेंगे तो मैं बताऊंगा सब कुछ, वैसे आपको आता होगा, जरूर आता होगा। कुछ बच्चे पेंडेमिक के दौर में थोड़ा सा बेसिक्स उनका वीक हो गया है, इसलिए मुझे ये थोड़ा चिंता मेरे मन में रहता है हमेशा। वैसे इको ऑनर्स में ऐसे बच्चे होने के चांसेस कम ही है। अब देखो, अगर मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना है तो मुझे एवरेज कॉस्ट को यहां कहीं रखना होगा, मानते हो? मेरे पास तो एप्लीकेशन है, मैं यहीं से हटा दूंगा, आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, एक डायग्राम हो गया। अगर मुझे नॉर्मल कमाना है तो मुझे क्या करना होगा, एवरेज कॉस्ट को यहां कहीं रखना होगा। ये भी ख्याल रखना कि पॉसिबली मार्जिनल कॉस्ट इसको मिनिमम पे कट करे, ऐसा दिखे, ऐसा मत करना कि यहां पे कट करवा देना, वो इसे फर्क नहीं पड़ता है। आप तो कैजुअल डायग्राम बना रहे हैं। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे अब लॉस हो तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऊपर करना पड़ेगा, सॉरी एवरेज कॉस्ट को। लेकिन जैसे एवरेज कॉस्ट ऊपर हुआ तो ये शटडाउन पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। देख लिया, मानते हैं? अब क्या होगा कि अभी देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, वो थोड़ा यहां पे देखो, यहां पे कट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये मेरा टोटल प्रॉफिट है, यहां से यहां तक ये प्रॉफिट है। अभी तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा पूरा पूरा रिकवर हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरा पूरा पूरा रिकवर हो रहा है। यहां एक बार गौर से समझना, अगर ये मेरा एवरेज कॉस्ट है यहां से यहां तक, और उसमें एवरेज कॉस्ट है पूरा नीचे तक है, देखो ये यहां तक एवरेज कॉस्ट है, उसमें ये वाला पॉइंट जो यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक, बोलो क्या है, बोलो ये क्या है, थिक कर दिया मैंने, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये ऊपर वाला थिक क्या है, ऊपर वाला ये क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है, देखो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट, राइट ना। और प्राइस हमारी कहाँ, यहाँ है, देखो मैं मोटा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसका मतलब है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का, मतलब फिक्स कॉस्ट का कुछ पोर्शन रिकवर हो रहा है, देखो ये रिकवर हो रहा है ना, कमाओ जल्दी से, फिक्स कॉस्ट का ये पोर्शन रिकवर हो रहा है, पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट रिकवर्ड। और ये क्या है, पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट डज नॉट रिकवर्ड। ये कहानी होगी। अब अगर मैं ऐसा कर दूं इसको, अब मैं दूसरे डायग्राम ऐसा कर दूं, देखो बहुत ही बेसिक्स, पहले मान तो ही बेसिक्स है, जल्दी बताओ, कम ऑन। यस सर बेसिक्स है, मानते हैं हम लोग। ऐसा कर दूं, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया और ये प्राइस एंड क्वांटिटी साइड हो गया। अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को यहीं ले लूं, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया, तो ये आपका अब हो गया क्या, प्राइस इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको सोचना नहीं चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए, बंद, ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए। बहुत ही बेसिक्स, लेकिन अच्छा हुआ कि एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया है। एग्जामिनेशन में कभी भी ये सब नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे।
लेकिन सवाल करते वक्त कौन सा कॉन्सेप्ट कब काम आ जाए कुछ नहीं पता होता है। मानते हो? राइट सर, मानते हैं। तो मुझे एक छोटा सा टॉपिक और भी आपके सामने डिस्कस करना था, लेकिन मैं देखता हूँ कि टाइम शॉर्टेज है, तो मैं टॉपिक जरूर लिख देता हूँ। लेकिन अगली क्लास जब मिलेंगे हम आपसे तो उसके बारे में खूब शानदार तरीके से बात करेंगे, बहुत मजेदार तरीके से। क्या है सर? देखो अभी आपने क्या किया है, आपने अभी जो मोनोपोली फॉर्म में प्रॉफिट निकाला है वो दो अप्रोच से निकाला। कौन कौन से बताओ, कौन कौन से? टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच से, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से। लेकिन क्या होता है, कभी कभार मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट को अप्रोप्रिएट कर पाना, कैलकुलेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर ये डिफिकल्ट है तो ऑफकोर्स ये भी डिफिकल्ट है, तो कोई रास्ता और भी निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर ये एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं होगा तो प्रॉफिट भी हमारा एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं होगा, तो फिर हम ढंग से ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, हम अपने बिजनेस के हेल्थ के बारे में ढंग से पता नहीं कर पाएंगे कि हम प्रॉफिट में कि लॉस में। तो मुझे कुछ और भी रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि हम प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। और जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो एग्जामिनेशन के लिए, आपके सिलेबस के लिए, मोनोपोली के चैप्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में कहीं अगर छोटा सा क्वेश्चन दिख जाए तो आप सरप्राइज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। क्या बोलते हैं? क्या आपने पढ़ रखा है ये बताओ, कमाल जल्दी से, पढ़ रखा है क्या? बोलो ना। अब आपका माइक ऑन करने का टाइम आ चुका है। क्या आपने पढ़ रखा है ये चीज, रूल ऑफ थंब? जब मैं बोलता हूं दूसरी बार तो तीसरी बार तो जरूर बोलना चाहिए बच्चों को। माइक ऑन प्लीज। रूल ऑफ थंब गार्गी पढ़ा है, खुशी पढ़ी है, मानसी? नो सर नहीं पढ़े। रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब में क्या होगा कि हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच का अल्टरनेटिव डिसाइड करेंगे। उसमें क्या करेंगे हम? इलास्टिसिटी के हेल्प से करेंगे। इलास्टिसिटी के हेल्प से करेंगे। हमें पता होता है कि अगर इलास्टिसिटी, ये मैं हल्का से लिख रहा हूँ, अगली क्लास डिस्कस करूंगा, अगर इलास्टिसिटी 1 है तो उस केस में मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 है, मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होता है। और इलास्टिसिटी डिमांड अगर लेस देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है। ये बात आपको जानना होगा। आप नहीं जानते हैं तो सिर्फ एंड सिर्फ अगली क्लास का इंतजार करना होगा। क्या करना होगा कि मुझे एमालगमेट करना होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हम जानते हैं, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। और हम लोग ये भी जानते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर टी आर को डिराइव कर दें तो एम आर निकलता है। एम आर क्या होगा? डेल टी आर अपॉन डेल क्यू, तो डेल पी इंटू क्यू अपॉन डेल क्यू। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो क्या जाएगा ये? पी बाहर प्लस क्यू बाहर इंटू डेल क्यू अपॉन डेल पी अपॉन डेल क्यू। मान गए? बोलो ना, कमा जल्दी से। अगर डेल टी आर अपॉन डेल क्यू करेंगे तो पी प्लस क्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल क्यू कर जाएंगे। मानते हो? यस बोलिए। अगर मैं इलास्टिक डिमांड को यहां लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू। तो मैं अगली क्लास में क्या करूंगा, देखूंगा मैं इस बात को कि यहाँ डेल पी अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल पी है और यहाँ पे डेल पी अपॉन डेल क्यू है। तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी और डिमांड को और मार्जिनल रेवेन्यू में हम इनकॉर्पोरेट किसी न किसी तरीके से कर सकते हैं। नहीं कर सकते? बताओ यस या नो। कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते। देखो अगर मैं इलास्टिसिटी डिमांड को ऐसे करूं, मैं 1 अपॉन ईडी कर दूं तो क्या आ जाएगा ये? कमा जल्दी से। ये आ जाएगा 1 अपॉन ईडी का क्या होगा? डेल पी अपॉन डेल क्यू इंटू क्यू बाई पी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 1 अपॉन ईडी इंटू पी बाई क्यू तो क्या आ जाएगा? डेल पी बाय डेल क्यू। मैं अगली क्लास में इसको फिर से बताऊंगा। अब ये डेल पी बाय डेल क्यू क्या करूंगा? यहां पुट कर दूंगा। अगर मैं पुट कर दिया तो क्या आ गया? ये एम आर इक्वस टू पी प्लस, मैं सिर्फ हाईलाइट दे रहा हूं कि अगली क्लास में ये सब होने वाला है, मजेदार पॉइंट होने वाला है। पी प्लस क्यू इंटू क्या होगा? इंटू कमान 1 अपॉन ई डी इंटू पी बाय क्यू। क्यू क्यू कट जाएगा तो क्या जाएगा? पी प्लस पी अपॉन ई डी, और पी कॉमन तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 अपॉन ई डी। ये क्या हो गया? एम आर। और पी को हम क्या कह सकते हैं? ए आर।
1/1 ये ईडी हो जाएगा। एआर में, एमआर में और ईडी में एक रिलेशनशिप हो जाएगा। सर आपने ना दिमाग का दही कर दिया, इतना फास्ट पढ़ा दिया। मैं पढ़ाऊंगा, मुझे अधिकार है पढ़ाने का, क्योंकि मैं ये क्या कह रहा हूं अभी, बताओ क्या कह रहा हूं, बोलो क्या कह रहा हूं। सिर्फ मैं आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचा रहा हूं। लास्ट में मैं आपको कुछ अच्छी बातें दिखा दी कि अगली क्लास में ये बातें बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, बड़ा मजेदार तरीके से। एग्जामिनेशन तो ये आएगा ही आएगा, हालांकि इनसे जुड़ी हुई और भी बहुत अच्छी बातें होगी। आपके सामने पीडीएफ दिखा दिया है, न्यूमेरिकल के पीडीएफ भी आपके सामने मौजूद होंगे। आपको मैंने आने वाली क्लासेस के हाइलाइट्स भी दिखा दी कि क्या होने वाला है, और इसके अलावा बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो आप जुड़े रहिए, आपके लिए सारी क्लासेस यूट्यूब पे फ्रीली उपलब्ध होंगे। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, अपने जूनियर्स को भी बता सकते हैं, आप आने वाले पिछले सेमेस्टर्स के, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 लाइक दैट ऑल। और अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको 6-7 क्लासेस इस सीरीज में मिलते जाएंगे। मोनोपोली तो ऑलमोस्ट आपका खत्म ही हो जाएगा। आज के इतना ही, अगला से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।